हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे उत्तराखंड का सहायक समाज कल्याण अधिकारी का पेपर 2016 और 17 का। और मैंने अन्य पेपरों से भी कुछ प्रश्न लिए हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का उद्योग कहाँ है? ठीक है ना। तो वह है आपका नैनीताल। किधर पे है? नैनीताल। अब आप कहोगे नैनीताल कहाँ, तो वह है आपका हल्द्वानी। हल्द्वानी और हल्द्वानी में कहाँ? रानी बाग में। किधर है भैया? रानी बाग में। ठीक है ना, रानी बाग में। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हो गया, हल्द्वानी शहर हो गया भैया। ये रानी बाग में आपका यह उद्योग है। ठीक है ना। अब देखो इसके पीछे क्या कहानी है, कहानी बताऊं? चलो थोड़ी देर सुन लेना, एक आपको मिल जाएगा, ब्रीफ मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो इसको ऊपर करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो पहले तो आप देख लो, इसके संस्थापक कौन थे भैया? इसके संस्थापक आप भारत सरकार को कह सकते हो, क्योंकि सरकारी कंपनी है। ठीक है, कह सकते हो, यही है भारत सरकार। ठीक है ना, भारत सरकार। अब देखो, और इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में यानी बेंगलोर। ठीक है ना। अब देखो क्या क्या बनाती है, आपने देखा होगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यानी इसको आप क्या कहोगे? HMT। आपने देखा होगा HMT की क्या आती थी भैया? घड़ी भी आती थी। ठीक है ना, घड़ी भी आती थी। ये ट्रैक्टर के जो मशीनी उपकरण है वो भी बनाते हैं। ठीक है ना। अब देखो है क्या, ठीक है ना, क्या हुआ था सन 2016 में ना, इस पे केस भी हुआ था। सन 2016 में इस पे केस भी हुआ था। ठीक है ना। क्या हुआ था कि इस पे बोला गया था कि पहले भी कई घोटाले हुए थे। आपको पता होगा भारत में घोटाले क्या हो गई है, अब आम बात हो गई है। ठीक है ना। तो 2016 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण पाई गई, और इसमें कई ऑडिट हुए। ठीक है ना, कई ऑडिट हुए। फिर जो ऑडिट हुए उसके बाद क्या हुआ, 1988 में जो 1988 जे भी जो काम कर रहे थे ना, उन वर्करों को भी क्या यहाँ से निकाल दिया गया। ठीक है ना, यहाँ से निकाल दिया गया। कहने का क्या मतलब है, उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया। ठीक है, जो HMT में काम कर रहे थे। आप कभी नैनीताल जाओगे तो आपको दिखेगा रानी बाग में कितनी बिल्डिंगें जो हैं वो खाली पड़ी हैं। ठीक है ना, समझ गए आप? तो देखो ये थोड़ा सा ब्रीफ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो वह थे आपके, आपको सभी को पता होगा, कंचन चौधरी जी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी। ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखो ये कब बनी थी, ये बने थे 2004 में। कब बने थे? 2004 में। ठीक है ना, उत्तराखंड के DGP बने थे। अब मैंने आपको बता दिया। अब DGP की फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, हिंदी में तो आप कह दोगे पुलिस महानिदेशक, तो आप बताओगे, आप मुझे इसकी पूरी फुल फॉर्म बताओगे। ठीक है ना, किस में? कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब बात आई है प्रथम की, तो चलिए सभी को देख लेते हैं। तो हमारे जो प्रथम, ठीक है ना, प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाना। प्रथम राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला जी। ठीक है ना, प्रथम राज्यपाल। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भैया? प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके कौन? नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है ना, नित्यानंद स्वामी, नहीं, नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना मुख्यमंत्री में, कि ये अंतरिम मुख्यमंत्री थे। अंतरिम कहने का मतलब ये है कि ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। ठीक है ना, ये निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, अंतरिम मुख्यमंत्री थे। अब देखो, तो आप कहोगे सर निर्वाचित कौन थे फिर? तो निर्वाचित थे हमारे जो तीसरे मुख्यमंत्री हुए, वह कौन हुए? नारायण दत्त तिवारी जी। कौन थे तीसरे? नारायण दत्त तिवारी जी, नारायण दत्त तिवारी जी। और ये क्या थे, अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप कहोगे नारायण दत्त तिवारी जी। कौन थे? निर्वाचित। ठीक है ना, निर्वाचित। और प्रथम कौन थे भैया? तो प्रथम पूछा जाए तो नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं, चलो और देख लेते हैं, अभी आगे नहीं बढ़ते हैं, और देख लेते हैं आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी देख लेते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो इन्हें बोला जाता है A देसाई। तो इनका पूरा नाम था अशोक अभिंद्र देसाई। ठीक है ना, अशोक अभिंद्र देसाई नाम था इनका पूरा। और प्रथम मुख्य सचिव भी देख लो, प्रथम जो मुख्य सचिव थे वह थे आपके अजय अजय विक्रम सिंह जी। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत जी। ठीक है, चलो इतनी जानकारी आपको मिल गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो विजय हजारे ट्रॉफी, तो आप सभी अगर क्रिकेट से प्रेम करते हैं तो देखो, भारत देश में तो क्रिकेट को ही पूछते हैं। देखो दिक्कत कहाँ आती है पता है, ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी सोचता हूँ, चलो अपनी बात रख ही देता हूँ एक बार। देखो दिक्कत क्या आती है, जब आप एक एक्टर को
एक एक्टर को ना भगवान का दर्जा दे देते हो और एक क्रिकेटर को भी भगवान का दर्जा दे देते हो, तो सबसे बड़ी गलती आप वहीं पे कर देते हो। सबसे बड़ी गलती वहीं पे कर देते हो। क्यों? अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो देखो क्या होता है, आप ऐसा दर्जा दे दिया है अब आपने उन्हें, फिर क्या होता है इसमें आपके बहुत सारे इश्यूज उठ जाते हैं। किसी ने उस क्रिकेटर को गाली दे दी, किसी ने कुछ कह दिया, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। आप क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? आप किसी ने कमेंट पास कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, फिर आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। अरे भैया खेल को आप खेल भावना से देखो ना। एक वह क्रिकेटर है बस, अगर उस पर टैलेंट है तो उसके टैलेंट को देखो, ठीक है ना। क्रिकेटर को क्रिकेटर की तरीके से देखो, ना कि भगवान की तरीके से। एक एक्टर है, उस एक्टर को एक्टर की तरीके से देखो, ना कि आप उसे पूजने लग जाओ, ठीक है। चलो ये मैं टॉपिक से भटक गया। चलो अब देखो, कई टाइम से मतलब बातें चलती हैं ऐसे, तो मैंने कहा चलो रख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो अब हम देखेंगे और भी देख लेते हैं। चलो देखो, आपका जो क्रिकेट में होता है, और देख लेते हैं क्रिकेट में होता है आपका रणजी ट्रॉफी। बहुत फेमस है भैया रणजी ट्रॉफी, ठीक है ना। अच्छे से लिख लेता हूँ, रणजी ट्रॉफी, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ठीक है ना। देवधर ट्रॉफी और विजय हजारे की तो बात हो गई है, और ईरानी ईरानी ट्रॉफी, ठीक है ना। चलो और देखो, और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सुना होगा रोवर्स कप, डूरंड कप, ठीक है ना। तो इन सभी पे भी बात कर लेते हैं। जो रोवर्स कप है, रोवर्स कप, ठीक है ना, रोवर्स कप हो गया, और आपका रो डूरंड कप, डूरंड कप हो गया, डूरंड कप, और आपका हो गया संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ठीक है ना, संतोष ट्रॉफी, ठीक है ना। ये सभी किससे रिलेटेड हैं भैया? ये सभी हैं आपका फुटबॉल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड हैं ये सभी हैं आपका फुटबॉल। नीचे लिख दे रहा हूँ, फुटबॉल से रिलेटेड हैं, इतना याद रखना। कौन सा? रोवर्स कप, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड हैं? फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको, और ये राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, डूरंड कप, ठीक है ना। अब देखो बात आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो दो नाम बहुत फेमस है। जैसे डेविस कप, बहुत पूछा जाता है डेविस कप, एग्जाम के उससे बता रहा हूँ, डेविस कप, ठीक है ना। तो डेविस कप किसका है भैया? टेनिस का है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है, ठीक है ना। फिर आता है राइडर कप, राइडर कप, ये क्या है भैया? ये गोल्फ, ठीक है ना, गोल्फ खेला जाता है इसमें, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। चलो इतनी जानकारी बहुत मिलती है, ठीक है। चलो बहुत है इतनी जानकारी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है ना, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है आपकी लीवर, जिसे आप क्या कह देते हो? यकृत, ठीक है ना। इसी को आप लीवर भी कह देते हो, ठीक है ना। चलो अब देखो, आपने बोल दिया कि सर आपने तो बता दिया सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, ठीक है ना। अब देखो और कौन कौन सी होती हैं ग्रंथि, ठीक है ना। तो देखो आपने देखा होगा, ग्रंथि में ये आ जाता है, प्लीहा आ जाता है, अग्नाशय आ जाता है आपका, ठीक है ना, और अंडा ग्रंथि आ जाती है आपकी, ठीक है ना। ये सभी क्या है आपकी ग्रंथि में होंगे, इसकी गणना होती है, ठीक है ना। आप ऐसा कह सकते हो। अब आप यह सोचो कि ग्रंथि क्या है, ठीक है ना। अब आपने प्रश्न पढ़ लिया, अब आपको जब पता ही नहीं है कि ग्रंथि क्या है, तो फिर भैया आप दिक्कत में हो, ठीक है ना। तो ग्रंथि होती क्या है भैया, ठीक है ना। तो देखो, ग्रंथि कहने का मतलब है यह होता है कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है। अब आप कहोगे सर कोशिकाओं को हिंदी में कहते हैं सेल। कोशिका को क्या कहते हैं? कोशिका को हिंदी में कह रहा हूँ, इंग्लिश में कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, सेल। देखो मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया, जो मैंने इससे पिछले में कराया था ना वीडियो, उसमें थोड़े से व्यूज़, मतलब आज 200 आ गए हैं, और सब्सक्राइबर 10 हो गए हैं मेरे, लगभग 10 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। कहने का मतलब है 10 आज हो जाएंगे वैसे तो, ठीक है ना। तो 10 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो मैं अलग चैनल में मतलब मैथ भी पढ़ाता हूँ ना, मैथ भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा उत्तराखंड से हूँ, तो मैंने कहा उत्तराखंड का भी नॉलेज दे देता हूँ, जितना मुझे आता है वो लोगों को पता चलना चाहिए। फिर क्या हुआ, बीच में सब्सक्राइबर बढ़े नहीं, तो मेरे को लगा कि यार ये खाली टाइम का वेस्ट तो नहीं है कहीं में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 1 महीना हो गया था, तो सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कहीं टाइम का वेस्ट तो नहीं है, मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना।
क्योंकि जितना टाइम इसको पीडीएफ में बनाने को लगेगा, पढ़ाने में लगेगा, उतने में मैं थोड़ा और नॉलेज भी गेन कर लूँगा और बाकी जॉब भी करता ही हूँ। ठीक है ना। तो ये माइंड में चल रहा था। फिर मैंने कहा आज सब्सक्राइबर बढ़े तो एक लगा कि यार हाँ चलो कोई नहीं, ये भी अच्छा है, इसमें भी करता हूँ मैं। क्योंकि जब कोई देखेगा नहीं तो मुझे लगता नहीं है ना कि यार फ़ायदा है इस पढ़ाने में। सीधी सी बात है, मैं अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसका मेरे को रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब ये है, अब मैंने यहाँ पढ़ा दिया, अभी मेरी आप पिछली वीडियो देखोगे तो एक एक घंटा 1.5 घंटे की है, मैं 1.5 घंटा मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं ऑफलाइन भी पढ़ा देता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार क्यों ना ऑफलाइन ही पढ़ा दूँ, इसमें अब मुझे कुछ लगता ही नहीं है। तो आज मैंने देखा कि अच्छा यार इतने सब्सक्राइबर, मतलब इतने लोगों ने देख लिया है, 200 लोगों ने देख ली थी वीडियो, तो फिर भी एक अच्छी अंदर से फील आया यार, चलो अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं इसीलिए इसमें अब वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है ना। चलो, इतने दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहानियाँ तो नहीं सुना रहा हूँ कहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो इतना तो आप मैनेज कर ही लोगे। सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब आपको पता क्या होना चाहिए, ग्रंथि। ठीक है ना। अब देखो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है ना, अब समूह तो आपको पता ही होगा, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो शरीर में ना विकास के लिए एक आवश्यक, जितने भी हमारे आवश्यक हार्मोन और प्रोटीन होते हैं उनका क्या करता है, उनका वो करता है भैया, उनके मतलब उनको स्राव करता है। ठीक है ना, उनको बहाता है शरीर में। ठीक है, क्या करता है, उनको जितना भी हमें चाहिए होता है भैया, हार्मोन या प्रोटीन शरीर के विकास के लिए जो आवश्यक होता है, ठीक है, उसको संश्लेषण करता है कौन भैया, ग्रंथि। ठीक है ना। चलो, अब आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथि अलग होती है भैया। ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे आपका हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इनका आपने नाम सुना होगा। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आप क्या कहोगे भैया, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहोगे। ठीक है ना, ग्रंथि कहोगे। ठीक है, आपको इतना समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है ना। असंगत युग्म का चयन करना है आपको। आपको बताना है इसमें असंगत कौन सा है। तो आप भैया देखते ही बता दो कि मानस जो है नेशनल पार्क असम में है, पन्ना मध्य प्रदेश में, सही है, नंदा देवी उत्तराखंड में, धामपुर, ये धामपुर यहाँ कहाँ है भैया, धामपुर तो आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, बिजनौर का एक, बिजनौर जिले में है यह आपका धामपुर। ठीक है ना, तो इधर नहीं है, तो हमारा जो आपका असंगति तो चुनना है, तो हमारा सही हो जाएगा धामपुर। ठीक है ना। अब बात आई है यहाँ की, तो सभी नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। तो ऐसे आप कनेक्ट करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मुझको चीज़ें अच्छे से आ रही है। ठीक है ना, आप कनेक्ट करके पढ़ा करो। देखो, मानस असम में है, ठीक है भैया, आपने सही कहा। और कौन सा है फिर असम में, असम में आपका काजीरंगा है, जहाँ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है ना, काजीरंगा बहुत फेमस है। ठीक है ना, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी, नामेरी भी इधर ही है, ओरंग भी इधर ही है, ओरंग, ओरंग, ठीक है ना, ओरंग भी यहीं है। ठीक है ना। अब देखो, मध्य प्रदेश की बात आई है तो भैया मध्य प्रदेश को भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश में कौन से हैं भैया, मध्य प्रदेश में हो गया आपका कान्हा, ठीक है ना, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है ना, माधव, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क तो यहाँ पे लिखा ही है, संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ये कहाँ है, ये सभी मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, क्या क्या है, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ऐसे याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अब उत्तराखंड की बात है ही, तो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं भैया, ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन से, तो उत्तराखंड में है आपके कार्बेट, ठीक है ना, कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी। ठीक है, तो अभी बात करेंगे आगे चल के बात करेंगे इन नेशनल पार्क में जो क्वेश्चन आएगा उसमें बात करेंगे। तो अभी आप ये याद कर लो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश और असम में। ठीक है ना, तो उत्तराखंड में कौन कौन से है, कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्व अदाता है, तो आपको बताना है सर्व अदाता है। एक होता है, देखो दो शब्द होते हैं, इनको ध्यान से सुनना, एक होता है सर्वग्राही, एक होता है सर्वग्राही, सर्वग्राही आपसे बहुत पूछा जाते हैं ऐसे में भी, ये आपका पुराना प्रश्न पत्र है, मैंने नहीं बनाए हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो सर्वग्राही होता है, एक होता है आपका सर्वदात्री,
सर्वदात्री, सर्वदात्री। देखो ये जो दो शब्द हैं इनमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस सर्व अदाता का मतलब और सर्वग्राही का मतलब एक ही है। ठीक है ना। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सर्वग्राही, अब देखो जो सर्वग्राही का मतलब क्या होता है, ग्रहण कर रहा है, वह क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। मतलब ऐसा रक्त समूह जो क्या करता है, सभी वर्गों के रक्त को ले सकता है। कहने का मतलब है वो सभी रक्त को ले सकता है, भले ही वो आपका ए हो, बी हो ए बी हो, वो सभी को क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है ना, ले सकता है, तो वह हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी रक्त समूह। ठीक है ना। अब देखो, अब आप कहोगे सर सर्वदात्री क्या होता है, तो सर्वदात्री में आपका आता है ओ कहते नहीं है ओ। और जो रक्त वाला व्यक्ति होता है वो क्या कर सकता है, अपना रक्त वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है ना, सभी को दे सकता है। तो मतलब क्या होगा, सर्वदात्री। दात्री मतलब ऐसे करो कि सर्वदात्री यानी वो दान कर रहा है। ठीक है ना, सर्वदात्री। ठीक है ना, मतलब वो अपना खून सभी को दे सकता है और ये क्या सभी से ले सकता है। ठीक है ना, दोनों में यह डिफरेंस है। तो इन शब्दों को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो देखो सोना नदी वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी कहाँ स्थित है बोला गया है, तो वह है आपकी किधर भैया, तो आपने देखा होगा वह है आपकी पौड़ी में। ठीक है ना, पौड़ी में। तो आप कहोगे सर क्या नैनीताल में नहीं है, तो हिस्सा नैनीताल में भी है थोड़ा। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखो क्या है ना, ये आपका जो सोना नदी वन्य जीव जो विहार है ना, ये पौड़ी गढ़वाल, ठीक है ना, पौड़ी गढ़वाल में तो है ये आपका। ये है आपका कार्बेट का क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया आपका राजा जी का क्षेत्र हो गया। ये जो बीच में है ना एरिया, बीच में ये कहलाता है आपका क्या भैया, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाता है। ठीक है ना, सेंचुरी कहलाता है। और इसका जो गेट माना जाता है वो गेट मेरे ख्याल से कोटद्वार में से माना जाता है, कोटद्वार में इसे गेट भी है इसका। ठीक है ना, तो देखो इतना समझ गए। अब देखो और चीज़ हमें क्या देखनी है भैया, ठीक है ना, और चीज़ क्या देखनी है। ठीक है, इसको इसका जो सही आंसर है वो है आपका, चलो इसी को रहने देते हैं, पौड़ी हो गया इसका सही आंसर, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है ना, अब देखो, अब आप देखो जिम कॉर्बेट कहाँ है भैया। जिम कॉर्बेट अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहोगे, जिम कॉर्बेट किधर है भैया, दो, ठीक है ना, जिम कॉर्बेट कुछ दो उसमें पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, तो आप मुझे कहोगे सर नैनीताल और पौड़ी में, नैनीताल और पौड़ी में पड़ता है आपका क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना, जो हम अधिकतर क्या कह देते हैं वह नैनीताल में है। ठीक है, क्या कह देते हैं वह नैनीताल में है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया, उत्तरकाशी में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तरकाशी में। याद रखेंगे ये उत्तरकाशी में। ठीक है ना, उत्तरकाशी में। अब देखो और फूलों की घाटी कहाँ है भैया, फूलों की घाटी आपकी चंपावत में है, ये भी एक उद्यान है आपका। ठीक है ना, फूलों की घाटी कहाँ है, चंपावत, चमोली किधर है भैया, चमोली में है। ठीक है ना, अब देखो और नंदा देवी किधर है आपका, नंदा देवी, नंदा देवी किधर है भैया आपका, चमोली में है नंदा देवी भी। ठीक है ना, चमोली में है। और राजा जी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं राजा जी में। देखो राजा जी जो है ना वो 3 स्टेट में है। राजा जी राजा जी जो नेशनल पार्क है वो 3 स्टेट में है। कौन कौन से में, देहरादून, देहरादून, ठीक है ना, हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है ना, हरिद्वार, और कहाँ भैया, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है ना, किधर, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है ना, चलो इतना आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पे है। तो आप क्या कहोगे किस स्थान पे है, तो आप सभी को पता है वो किधर है, रुद्रप्रयाग में। किधर है, रुद्रप्रयाग में होता है मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। ठीक है ना, अब देखो सभी को देख लेते हैं। तो नंदप्रयाग पहले देखते हैं, नंदप्रयाग, तो नंदप्रयाग का संगम होता है आपका अलकनंदा और नंदाग्नि पे। ठीक है ना, अलकनंदा और नंदाग्नि पे होता है। ठीक है, नंदाग्नि और अलकनंदा देखो, नंदाग्नि, नंदाग्नि, नंदाग्नि प्लस अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है ना, अलकनंदा पे होता है आपका इसका संगम। ठीक है ना, अब देखो विष्णु प्रयाग का किधर होता है भैया, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। ऐसे लिख लेता हूँ, जल्दी होगी थोड़ा वरना टाइम बहुत लग जा रहा है।
ठीक है ना। अब देखो और भी हैं आपके, केशव प्रयाग पूछा जाए तो आप क्या करोगे भैया, केशव प्रयाग, केशव प्रयाग में किसका संगम होता है भैया, आप सीधा सा बोलोगे अलकनंदा और सरस्वती का। सरस्वती को बहुत पवित्र माना जाता है। आप मुझे बताओगे कि ऋग्वेद में सरस्वती का नाम कितनी बार आया है, ठीक है ना। चलो केशव प्रयाग, ठीक है ना, केशव प्रयाग, ठीक है ना, किस में, अलकनंदा और सरस्वती। अब देखो कर्ण प्रयाग आपसे पूछा जाएगा, फिर क्या करोगे आप, कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग सभी को देख लेते हैं ना, कर्ण प्रयाग, ठीक है ना, ताकि याद रहे आपको, ठीक है ना। अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और पिंडर का क्या होता है, यहाँ पे संगम होता है, कहाँ पे भैया, कर्ण प्रयाग में, ठीक है ना। अब देखो एक और चीज़ है आपका इम्पोर्टेंट, क्या है, देव प्रयाग, देव प्रयाग में, देव प्रयाग, ठीक है ना, देव प्रयाग, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लेख समझ जाना बस, ठीक है। देव प्रयाग क्या, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है ना, ये तो बहुत पूछा जाता है भैया, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा को क्या कहते हो आप, बहू कहते हो, भागीरथी को सास भी कह देते हैं, ठीक है। चलें भैया फिर आगे अगले प्रश्न की ओर। चलो इतना आप समझ चुके होगे, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क कितने जनपदों में है, ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, कितने, 3 जनपदों में। कौन कौन से भैया, वह है आपके राजा जी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, लोकनायक बोला है, बहुत कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है ना, लोकमान्य मत कर देना, लोकनायक बोला जाता है जयप्रकाश नारायण को। मैंने लोकनायक बोला तो मैं बाल गंगाधर तिलक जी पे लगा रहा था अभी। लोकनायक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को। किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को। क्यों कहा जाता है ये भी मालूम होना चाहिए ना, ये थे स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, ठीक है ना। वो इन्हें देखो 1970 में क्या होता है ना, 1970 में इंदिरा गांधी के विपक्ष थे ये, ठीक है ना, उनका नेतृत्व, विपक्ष का नेतृत्व इन्होंने किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है ना। और फिर क्या किया था, संपूर्ण क्रांति नामक एक आंदोलन चलाया था, संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था इन्होंने, संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था इन्होंने, ठीक है ना। और 1998 में इन्हें, 1998 में इन्हें क्या मिला था भैया, भारत रत्न, ठीक है, क्या मिला था, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान, मरणोपरांत मिला इन्हें, ठीक है ना। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहते हैं ये बताएंगे, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, पुष्पावती नदी में बहती है, ठीक है ना, पुष्पावती नदी में बहती है, तो आपको बताना है कहाँ बहती है, तो ये बहती है भैया फूलों की घाटी के किनारे, ठीक है ना, फूलों की घाटी के किनारे बहती है, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ से निकलती है भैया पुष्पावती नदी, ये निकलती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पुष्पावती नदी कामेत पर्वत से, किधर से, कामेत पर्वत से निकलती है, ठीक है ना। चलो भैया अब और चीज़ें भी देख लेते हैं कुछ, ठीक है। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, फ्रैंक स्माइथ ने बोला जाता है, खोज की थी कब, 1931 में, 1931 में, ठीक है ना। अब आप सोचोगे यार सर इससे पहले क्या कभी फूलों की घाटी किसी ने देखी नहीं, देखो क्या होता है, खोज कैसे बोला जाता है। अब देखो अल्मोड़ा में जितनी गुफाएं हैं, अब आप क्या सोचते होंगे, उन्हें क्या किसी गांव वालों ने नहीं देखा होगा, देखा होगा, कभी ना कभी गांव वालों ने उन्हें देखा होगा, ठीक है ना कोई लोग गया होगा, ठीक है ना। पर उन लोगों को नहीं माना जा सकता है ना कि उन्होंने खोज की थी, क्योंकि जैसे कोई जाएगा और वो अपना अपनी बुक में उसका क्या करेगा कि लिख देगा कि यार मैं यहाँ गया और मैंने ये गुफा देखी, वो देखा, तो वो तब माना जाएगा कि अच्छा उसने खोज करी है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं माना जाता, या तो तुम कहीं लिख दो, किसी किताब में लिख दो, या तुम आ गए कि हाँ तुमने ढूंढा है, ठीक है ना। तो ऐसे समझ जाना है, ठीक है इन चीज़ों को। चलो 1931 में खोज करी थी कहते हैं फ्रैंक स्माइथ ने। अब देखो कहाँ है फूलों की घाटी भैया, चमोली में है, तो सीधी सी बात है आपकी पुष्पावती नदी भी किधर होगी भैया, चमोली में होगी, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमने, ठीक है ना। तो और इसका जो फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी, मतलब इसको दर्जा कब मिला था एक राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये मिला था आपका 1982 में, 1982 में, इतना याद रखेंगे, ठीक ना, 1982 में मिला था। और ये किस पर्वतों के बीच है भैया, फूलों की घाटी है आपका, एक पर्वत यहाँ एक पर्वत यहाँ, कहने का मतलब है ये पर्वत हो गया आपका नर, ठीक है ना, नर पर्वत, और ये आपका हो गया ये गंधमादन पर्वत, ठीक है ना, गंधमादन पर्वत बोला जाता है इसे, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच, इस पर्वत के बीच है आपका
क्या भैया, फूलों की घाटी, ठीक है ना। और कौन सी नदी बहती है, पुष्पावती नदी। कहाँ से निकलती है पुष्पावती नदी, कामेत पर्वत से। अब आप कहोगे सर फूलों की घाटी का मुख्यालय किधर है, तो फूलों की घाटी का मुख्यालय किधर है भैया, जोशीमठ में। किधर है, जोशीमठ में। इस फूलों की घाटी का मुख्यालय किधर है, जोशीमठ में। जो भी वहाँ से जाएगा वहाँ से पर्चा कटाएगा फिर जाएगा, ऐसा ही होता है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। और यूनेस्को की धरोहर स्थान में कब इसे रखा गया, सन 2005 को, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है। चलो इतना आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगल शासक काल में तांबे के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो आप ये आंसर बिल्कुल सही लगा के आना, दाम के नाम से। किस नाम से, दाम के नाम से जाना जाता था। कितना दाम है भैया पैसे का, ठीक है ना। तो देखो अब आइए मुगलों की बात आई है, तो चलो मुगलों को भी देख ही लेते हैं, ठीक है ना। लागे हाथों देख ही लेते हैं, जितना नॉलेज मिले उतना पकड़ लो भैया, ठीक है। तो देखो मुगल, बात आई है इस मुगल शासक की। तो मुगल शासक में जो पहले आया था, सबसे पहले मतलब संस्थापक कहोगे तो कौन है वो, बाबर। बाबर कब था, 1526 में आया था भैया, और 30 तक ही रहा था ये, ठीक ना, 30 तक ही रहा था। इसके टाइम पे क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इसके टाइम पे, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, क्योंकि इससे पहले तो इब्राहिम लोदी का शासक था ना, शासन था मतलब, ठीक है। चलो समझ गए। और फिर क्या हुआ था इसी के टाइम पे, इसी के टाइम का देख रहे हैं अभी बाबर का, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था आपका, ठीक है ना, 1527 में, 1527 में, ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ था भैया, ठीक है ना, खानवा का युद्ध हुआ था। फिर क्या हुआ था इसके बाद, हुआ था आपका, चलो इसके बाद तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर इसके बाद आया था आपका हुमायूं, ठीक है ना। हुमायूं को भी देख ही लेते हैं फिर, अब इतना देख लिए तो, मालिक अब इतना देख ही लियो हो तो हुमायूं को भी देख ही लो, ठीक है ना। हुमायूं, ठीक है ना। हुमायूं, हुमायूं के टाइम पे हुआ था भैया चौसा का युद्ध। क्या हुआ था, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 को। याद रखेंगे ये युद्ध, आपको रटे होने चाहिए। 1539 को हुआ था। क्या हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था, और फिर कौन सा वंश आ गया था भैया, सूर्यवंश। सूर्यवंश में कौन, शेरशाह सूरी जी आए थे, ठीक है ना। तो 1540 से शेरशाह सूरी जी रहे थे। कहाँ पे लिखूँ, शेरशाह सूरी जी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। सूरी जी आए थे, ठीक है ना, 1540 से 45 तक, ठीक है ना। 1540 से 45 तक इन्होंने भारत पर राज किया, ठीक है ना। चलो भैया अब ये आए थे, फिर क्या हुआ, चलो फिर से लौट आते हैं हम किस पे, फिर से लौट आते हैं हम आपके हुमायूं पे, ठीक है ना। तो देखो हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गुलबदन बेगम इसकी बहन थी हुमायूं की, बेगम, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा था भैया, इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा लिखा था। चलो इतना आप याद रखेंगे। अब देखो इसके बाद आता है अकबर, ठीक है ना। अकबर का भी देख लें क्या, यहाँ पे चलो कहीं पे और लिख देता हूँ बढ़िया करके इस कलर में, अकबर। अकबर आता है, ठीक है ना। इसके बाद अकबर आता है। अकबर कब आता है भैया, 1556 में आता है अकबर, ठीक है ना। 1556 में आता है, 1605 तक रहता है, ठीक है ना। कब तक रहता है, 1605 तक रहता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है भैया, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। कब लड़ा जाता है पानीपत का दूसरा युद्ध, 1526 में लड़ा जाता है, ठीक है ना। किस किस के बीच, अकबर और हेमू के बीच, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, अकबर जीत जाता है भैया, ठीक है ना। और हेमू से याद रखना, हेमू से अभी मेरे को कुछ याद आया, ठीक है ना। हेमू, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, हेमू। हेमू कौन था भैया, हेमू पहला और एकमात्र हिंदू शासक था, हिंदू राजा कहो, हिंदू राजा था जिसने दिल्ली सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया, ठीक है ना। इसने और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है ना। चलो ये बहुत हो गया मेरे ख्याल से, वरना टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 ही प्रश्न हुए हैं अभी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है, ठीक है ना भैया। ये जो है ये पुराने प्रश्न है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वह होता है आपका अपकेंद्रीकरण, ठीक है ना। अपकेंद्रीकरण होता है, ठीक है ना। देखो क्या होता है, जैसे आप क्रीम निकालते हो ना, आपने क्रीम निकालते हुए देखा है कभी, क्रीम निकालना और वॉशिंग मशीन अपकेंद्री
जो बल होता है ना उस पे काम करती है, अपकेंद्रीय बल पे काम करती हैं, ठीक है ना। अब अपकेंद्रीय बल होता क्या है आपको तो पहले ये मालूम होना चाहिए, अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना, क्या होता है। तो देखो क्या होता है, ये एक आभासी बल कह सकते हो, मतलब आभासी बल होता है ये, जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा उसके विपरीत दिशा में काम करता है। अब आप कहोगे सर अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जैसे आप कपड़े सुखाते हो या दूध से मक्खन बनाते हो, ठीक है ना, दूध से मतलब मक्खन निकालते हो, ठीक है ना, तो ये अभिकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अभिकेंद्रीय, एक होता है अपकेंद्रीय, एक होता है अभिकेंद्रीय, ठीक है ना। मतलब ये क्या, कपड़े सुखाते हैं तो सोखता है, अभिकेंद्रीय, ठीक है ना, ऐसे समझ लो आप इसे। चलो भैया ये आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मैं अपने में इम्प्रूव करूँगा, ठीक है ना। अब आशा कर रहा हूँ मैं इसीलिए ये वीडियो लेके आया। मैंने कहा चलो इस बार जो है इससे पीछे वाली वीडियो को थोड़े सही लोगों ने देखा, मतलब अभी तक 250 लोग देख चुके हैं उसे, तो मैंने कहा चलो अब यहाँ से हो गई है शुरुआत, ठीक है। तो मैंने कहा आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या होता है ना, यही एक डर लगे रहता है यार, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, कोई आएगा कोई देखेगा या नहीं देखेगा, ठीक है। और फिर टाइम भी बहुत लगता है ना, इसमें टाइम भी लगता है। ऑफलाइन में तो क्या है, बच्चे आ रहे हैं तुरंत पढ़ा दो उन्हें, ठीक है, थोड़ा पढ़ा दो और याद करा दो, एक एक घंटा ले लो और फिर चले जाओ। इसमें क्या होता है, तुम पहले आपको पीडीएफ बनानी पड़ेगी, दिखना भी तो साफ चाहिए, और बाकी किसी का आप कॉपी करोगे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो ये सही नहीं है, तो इसमें खुद का बनाना पड़ता है, ठीक है। चलो, और किसी से नकल मारनी भी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है ना। हाँ, शिक्षा में आप नकल नहीं कह सकते हो, मेरा मानना यह है। अगर आप किसी से सीख रहे हो, मुझे एक छोटा बच्चा भी कुछ पढ़ा के जाएगा ना, तो वो भी भैया शिक्षा ही है, ठीक है ना, उससे भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक ना। एक तो आपने बच्चे की किताब पकड़ ली, आप उससे कुछ पढ़ रहे हो, तो वो नकल कहा जाएगा क्या, नहीं कहा जाएगा। आप किसी यूट्यूब चैनल से कुछ और पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो अब आप एक टीचर हो और आप किसी यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, तो और उसको देखा हुआ आपने अपने उसमें आपको क्वेश्चन अच्छा लगा और आप इसमें लेके आ गए, तो वो क्या नकल कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है, बाकी अपनी राय अलग अलग होती है, हमारे चेहरे एक नहीं है तो हमारे दिमाग भी एक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय गन्ना रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय गन्ना रिसर्च संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह आप सही आंसर लगाएंगे इसे, यह स्थित है आपका लखनऊ में, ठीक है ना, लखनऊ में। देखो आयोग ने इसका आंसर पता नहीं क्या दिया हो, लेकिन यह है आपका लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च किधर है भैया आपका, वह है आपका लखनऊ में, ठीक है ना। चलो भैया आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, भारतीय गन्ना रिसर्च संस्थान। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं पता है तुम्हें, एक है आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये किधर है भैया, तमिलनाडु में है, ठीक है ना, किधर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कहाँ, कोयम्बटूर में, ठीक है ना, कोयम्बटूर में है, ठीक है ना। चलो भैया, और एक चीज़ अब बात आई है इसकी, तो ये भी याद रख लो, उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान किधर है, उत्तराखंड, उत्तराखंड गन्ना, ठीक है ना, गन्ना विकास शोध संस्थान कह सकते हो, गन्ना विकास शोध संस्थान किधर है, काशीपुर में है, किधर है, काशीपुर। और काशीपुर कहाँ लगता है भैया, उधमसिंह नगर में, ठीक है। चलो इतना हो गया, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है जौनपुर शहर किसके द्वारा बसाया गया था, ठीक है ना, जौनपुर शहर किसके द्वारा बसाया गया था, ठीक है ना। तो जो जौनपुर है ना वह बसाया गया था आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है ना, फिरोज तुगलक के द्वारा बसाया गया था। और ये कहाँ का है भैया, ये है आपका तुगलक वंश का, किसका है, तुगलक वंश का, ठीक है ना, तुगलक वंश का। अब देखो तुगलक वंश, वंश पूरा ही वंश बता देता हूँ, ये कब से कब तक चला था। तो ये तुगलक वंश चला था आपका 1320 से 1414 तक, ठीक है ना, 1414 तक चला था, ठीक है ना। और इनके जो संस्थापक थे, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन, ठीक है ना, गयासुद्दीन ऐसे ही लिखते हैं शायद, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना, तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे, ठीक है ना। अब देखो और चीज़ आपको मैं एडिशनल बता देता हूँ, ठीक है ना, यह इसके संस्थापक थे जो कि 1320 से 25 तक थे, ठीक है ना। अब देखो
बात किसकी कर रहे हैं हम? फिरोज तुगलक की। तो फिरोज तुगलक ने और कौन कौन से शहर बसाए थे? चलो पहले एक और बात कर लेते हैं, फिर आता है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। देखो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक जी, ठीक है ना। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक, ये है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका कार्यकाल होता है आपका 1351 से 88 तक, ठीक है ना, 88 तक। इसने कौन कौन से शहर बसाए, ठीक है ना। तो अब देखो इस पे क्या याद रखना है आपको, फिरोज शाह तुगलक पे, इसने ना ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, पहला शासक। पेन क्यों नहीं चल रही है? हमेशा पेन, चलो अब चल गई। पहला शासक था ये दिल्ली सल्तनत का, पहला, जिसने क्या लगाया? जजिया कर लगाया, ठीक है ना। जजिया कर लगाया, जजिया कर वसूला किससे भैया? मतलब जजिया कर किस पे लगाया पहली बार? ब्राह्मणों पे, ठीक है ना। ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला पहला दिल्ली शासक कौन था? ऐसा आएगा तो आप क्या कहोगे भैया? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलो भैया, और इसने कौन कौन से शहर बसाए? देखो इसने जो शहर बसाए ना, उसमें पहला हिसार कर लो, हिसार बसाया था इसने, ठीक है ना। हिसार बसाया था, और इसने बसाया था आपका फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद इसी ने बसाया था। फिरोजाबाद किधर है भैया? दिल्ली में है, ठीक है ना। इसने बसाया था, और किसने क्या बसाया था इसने? फतेहाबाद, फतेहाबाद, ठीक है ना। फतेहाबाद इसी ने बसाया था। जौनपुर इसी ने बसाया था, ठीक है ना। फिरोजपुर भी इसी ने बसाया था, फिरोजपुर, ठीक है ना। और भी इसने नगरों की स्थापना की थी, ठीक है ना। अभी आप इतने ही देखो जो आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। क्या क्या? हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ठीक है। चलो अब बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई, ठीक है ना। अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई, ठीक है ना। तो यह फांसी दी गई थी आपका 1942 में। कब दी गई थी? सॉरी 1945 में दी गई थी, ठीक है ना। 1945 में दी गई थी, ठीक है ना। 1945 में दी गई थी, ठीक है ना। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1920 में, ठीक है ना। अमर शहीद केसरी जी का जो जन्म हुआ था, केसरी चंद जी का, वो हुआ था आपका 1920 को जौनसार में, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएंगे जौनसार कहाँ है, जौनसार वाला एरिया किधर पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो फिर क्या हुआ 1941 में, 1941 में क्या हुआ था ना, ये रॉयल आर्मी में भर्ती हो गए थे, ठीक है ना। रॉयल आर्मी में भर्ती हुए, और फिर ये बहुत प्रभावित हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। किससे प्रभावित हुए भैया? ये प्रभावित हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित हो गए, और फिर ये भर्ती हो गए आज़ाद हिंद फौज में, ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज में ये भर्ती हो गए, और उसके बाद इन पे आरोप लगा कि ये पुलिस को उड़ाने के प्रयास में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि ये पुलिस को उड़ा रहे थे बम से, तो इन्होंने इनको पकड़ लिया, और मात्र 24 साल में, मात्र 24 साल में क्या करा अंग्रेजों ने? इन्हें फांसी दे दी, फांसी, फांसी दे दी 3 मई 1945 को, ठीक है, जो कि यह है डेट, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना बतानी है आपको। तो देखो इसकी स्थापना, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्थापना कब की गई। वो की गई थी आपकी 2005 में की गई थी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो जनवरी 2005 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ठीक है ना। वैसे इसकी स्थापना 6 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी? 6 जनवरी को, 6 जनवरी 2005 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं ना, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके जितने भी परिवार है, अल्पसंख्यक जितने भी वर्ग हैं, ठीक है, उनकी उनका जो आर्थिक उद्धार के लिए, और उनको जितना भी वो स्वरोजगार करेंगे, उनके योजनाओं का संचालन करने को, और जो रोजगार वो करेंगे उसमें ऋण उपलब्ध कराने को, ऋण उपलब्ध कराने को ये किया गया था, ठीक है ना। इस वक्फ विकास निगम की स्थापना की गई थी, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की, ठीक है। चलो अब बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न है, श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन हुआ। श्री गुरु राम राय जी, आपने ये नाम सुना तो आपको क्या लग रहा है? इन्होंने क्या किया था, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देहरादून में इन्होंने क्या किया था? दरबार साहिब की स्थापना। देहरादून में क्या किया था इन्होंने? दरबार साहिब की स्थापना, दरबार
साहिब की स्थापना, ठीक है ना, साहिब की स्थापना इन्होंने ही करी थी। और जो इनका सही आंसर है, इस ऑप्शन के हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि वह आए थे देहरादून में आपके 1676 में। कब आए थे? 1676 के समय में आए थे, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए यह किन के बेटे थे, यह किन के बेटे थे, ठीक है ना। तो सिखों के जो 7वें गुरु जी थे, सिखों के 7वें गुरु जी कौन थे? हर राय जी। कौन थे? गुरु हर राय जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर राय जी, ठीक है ना। गुरु हर राय जी थे, यह उनके सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है ना, सबसे बड़े पुत्र थे। कौन? गुरु राम राय जी, ठीक है। तो ये उन्हीं के बेटे थे, ये देहरादून गए, ठीक है ना, 1676 में, और वहाँ स्थापना करी दरबार साहिब की, ठीक है ना। अब बात आती है आपके सिख धर्म की। तो आपसे सिख धर्म से भी कई प्रश्न निकल के आते हैं, आप सभी को वो मालूम होने चाहिए। तो आप सभी को मैं वो एक एक करके बताता हूँ क्या क्या प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो जो सिख धर्म की स्थापना है वो किसने की थी भैया? गुरु नानक देव जी ने। किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। ये पहले गुरु थे, गुरु नानक देव जी ने करी थी सिख धर्म की स्थापना, ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद आते हैं दूसरे गुरु। दूसरे गुरु थे हमारे गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद जी, गुरु अंगद, ठीक है ना, गुरु अंगद जी थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो आपने देखा होगा गुरुमुखी, गुरुमुखी एक लिपि है, ठीक है ना, भाषा गुरुमुखी, उसकी क्या कर, इसके जनक माने जाते हैं, गुरुमुखी के जनक माने जाते हैं कौन? गुरु अंगद जी। गुरु अंगद जी माने जाते हैं गुरुमुखी के जनक, ठीक है। उसके बाद चौथे गुरु पे आ जाते हैं हम। चौथे गुरु आपको पता है, ठीक है ना, गुरु रामदास, गुरु रामदास जी, ठीक है ना। चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी, और इन्होंने अमृतसर की स्थापना करी थी, अमृतसर की स्थापना करी थी, ठीक है ना, जहाँ पे अभी गोल्डन टेम्पल है, जिसको आप स्वर्ण मंदिर कहते हो, ठीक है ना। फिर आते हैं पांचवें गुरु। पांचवें गुरु देखो, गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है ना। तो इन्होंने देखो स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। क्या रखी? स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। देखो, गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना करी थी, और इन्होंने पांचवें गुरु जी थे ये गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी और गुरु ग्रंथ साहिब लिखा। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। पांचवें गुरु ने क्या लिखा? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भैया बात आई है टिहरी की, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी उसमें वो की थी आपके प्रताप शाह ने, ठीक है, प्रताप शाह ने की थी। चलो इसको एक काम करते हैं ना, इसको हम पूरा देख ही लेते हैं, ठीक है ना, आपको भी याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो पवार वंश, ठीक है ना, पवार वंश को आप क्या कह देते हो? परमार या पवार वंश, दोनों भी कुछ भी कह लो, बात सेम ही है। पवार वंश के संस्थापक कौन थे? पवार वंश के संस्थापक कौन थे भैया? कनकपाल। कौन थे? कनकपाल, ठीक है ना, कौन थे? कनकपाल, ठीक है ना, ये थे पवार वंश के संस्थापक। और राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़, ठीक है। किधर पड़ता है चांदपुरगढ़? चमोली में। किधर पड़ता है? चमोली में, ठीक है ना। तो चलो भैया इसको देख लिया। अब दूसरे डायरेक्ट आ जाते हैं 24वें इनके जो राजा थे उस पर आ जाते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट देखते हैं। 24वें आए थे सोनपाल, सोनपाल। तो सोनपाल के समय क्या हुआ? गढ़वाल का विभाजन हुआ था उस समय, तो लगभग आए थे 1243 में, ठीक है ना। गढ़वाल का विभाजन हो गया था। क्यों हो गया था? एक बढ़ गया था, देखो, एक चांदपुरगढ़ हो गया था, ऐसे एक चांदपुरगढ़ हो गया था, और एक भिलंगना घाटी में खस राजा थे, तो वो एक भिलंगना घाटी जैसा बढ़ गया था, ठीक है ना। भिलंगना घाटी में खस राजा थे, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका चांदपुरगढ़ हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है ना। चलो फिर आते हैं आपके लखन देव, ठीक है ना। लखन देव तुम्हारे 28वें राजा होते हैं, लखन देव, लखन देव, ठीक है ना। लखन देव आते हैं 1310 से, लिख लो इन्हें, 1333, ठीक है ना, 1333, ठीक है ना, लखन देव। अब एक बात ध्यान रखना लखन देव जी के बारे में, ये पहले पवार शासक है, पहले प्रथम प्रथम पवार शासक हैं जिसकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। प्रथम पवार शासक जिसकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं वो कौन है भैया? वो है आपके लखन देव। कौन है? लखन देव,
ठीक है ना। चलो इतना आप ध्यान में रखेंगे। लखनदेव की पहले मुद्राएं प्राप्त होती है, इन्होंने स्वयं ही इसे प्रचलित कर भी दिया था। ठीक है, अब और इस मुद्रा को स्वयं प्रचलित करने वाले स्वतंत्र राजा कौन थे, वह भी आप लखनदेव ही बताओगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना किसी भी बात पे। जब कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वैसे मैं अगर थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो फिर मैं लाइव आऊँगा, लाइव आके पढ़ाऊँगा। लाइव में अपना एक अलग ही मज़ा होता है ना, क्योंकि बच्चों से भी बात की जा सकती है। ठीक है ना। चलो अब देखो, फिर आते हैं इसके बाद अनंतपाल। अनंतपाल होते हैं आपके 29वें राजा होते हैं। अनंतपाल भी इम्पोर्टेंट है। अनंतपाल, ठीक है ना। अनंतपाल, अनंतपाल, अनंतपाल आते हैं इनके बाद। ठीक है ना। तो अनंतपाल द्वितीय, सॉरी अनंतपाल द्वितीय आते हैं इनके बाद। ठीक है ना, द्वितीय, ठीक है ना, द्वितीय आते हैं अनंतपाल द्वितीय। तो इनका क्या मिलता है भैया, इनका मंदाकिनी घाटी, मंदाकिनी घाटी से मिलता है धारशिल, धारशिल शिलालेख मिलता है। क्या मिलता है, मंदाकिनी घाटी से मिलता है धारशिल शिलालेख, जिसमें ये लिखा गया था कि कनकपाल राजा कैसे बना, ठीक है, क्या क्या हुआ करके यह लिखा गया था। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखोगे आप जगतपाल आते हैं। जगतपाल, ठीक है ना, जगतपाल आते हैं। ठीक है ना। और ये प्रथम पवार शासक है जिनके ताम्रपत्र मिलता है आपका रघुनाथ मंदिर से। कहाँ से मिलता है, प्रथम पवार शासक कौन है जिनका ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर से मिलता है, वह है आपके जगतपाल। याद रखेंगे, कहाँ है रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग में। ठीक है ना, रघुनाथ मंदिर से ताम्रपत्र मिलता है। ठीक है ना, रघुनाथ मंदिर से। ठीक है ना, इसको क्लियर कर दूं। चलो क्लियर करके आगे बढ़ाता हूँ आपको। ठीक है ना। फिर इसके जगतपाल के बाद कौन आते हैं भैया, गढ़ नरेश अजयपाल। देखो सभी बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, गढ़ नरेश अजयपाल। ठीक है ना, अजयपाल, अजयपाल, अजयपाल। देखो इनका याद रखना 1490 से 1519 माना जाता है। ठीक है ना, 19 माना जाता है। और इस 37वें कौन थे, राजा थे। ठीक है, 37वें राजा थे। चलो इतनी चीज़ें आप याद रखोगे। अब देखो इनमें इन्होंने क्या क्या किया। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया भैया, 52 गढ़ों का एकीकरण किया। 52 गढ़ों का एकीकरण किया, तभी तो इनका नाम गढ़ नरेश पड़ा गया। ठीक है ना, 52 गढ़ों का एकीकरण किया गया। ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा। अब देखो 1512 में इन्होंने जो था अपनी जो राजधानी था ना वो देवलगढ़ से, ठीक है ना, अपनी राजधानी देवलगढ़ से देवलगढ़ मतलब स्थापित कर दी थी अपनी राजधानी। ठीक है ना, देवलगढ़ स्थापित कर दी थी अपनी राजधानी, स्थापित कर दी थी। ठीक है ना, स्थापित कर दी थी। ठीक है ना, स्थापित कर दी थी देवलगढ़। अब देखो और आपको मैं बताता हूँ और क्या क्या था उन्होंने। 1517, एक और याद रखना, 1517 में राजधानी श्रीनगर से, ठीक है ना, ठीक है ना, 1517 में राजधानी श्रीनगर स्थापित करी। पहले 1512 में देवलगढ़ अपनी राजधानी ले गए। ठीक है ना, स्थापित कर दी थी 1512 में। ठीक है ना, फिर क्या किया इन्होंने, 1517 में राजधानी श्रीनगर ले गए। 1517 में राजधानी श्रीनगर ले गए, श्रीनगर ले गए। ठीक है ना। चलो और क्या, देवलगढ़ में इन्होंने राज राजेश्वरी पीठ की स्थापना की थी। देवलगढ़ में ही इन्होंने राज राजेश्वरी पीठ की स्थापना भी करी थी। ठीक है ना, श्रीनगर में इन्होंने कालिका मठ की भी स्थापना की थी। इन्हीं के समय में एक शब्द चलता था यथेष्ट भूमि, ये याद रखना, पूछा जाता है यथेष्ट भूमि क्या है। ठीक है ना, यथेष्ट भूमि चलता था इन्हीं के समय में। तो इसको आप क्या कह देते हो, जो सैनिकों को भूमि दान में दी जाती थी ना, उसको कह देते हो आप यथेष्ट भूमि। ठीक है ना, पूरा हट गया, चलो कोई बात नहीं। यथेष्ट भूमि याद रखना, जो सैनिकों को भूमि दान में दी जाती थी। ठीक है ना। अभी अब प्रताप शाह की बात हुई है तो अब प्रताप शाह पे ही आ जाते हैं डायरेक्ट। बहुत हमने कर लिया, ठीक है ना, बहुत पढ़ लिया। प्रताप शाह पे आ जाओ डायरेक्ट, सभी देख लिया हमने। 1871 से 86 तक था इनका कार्यकाल। याद रखना प्रताप शाह का, ये थे 57वें राजा। ठीक है, वैसे अजय पाल का इंपॉर्टेंट है, वहीं से आप कर सकते हो सभी चीज़ें। ठीक है ना। तो इन्होंने खोला था भैया सबसे पहला अंग्रेजी शिक्षा, कब, 1883 में प्रथम अंग्रेजी स्कूल की स्थापना इन्होंने ही करी थी। ठीक है ना। तो देखो, और टिहरी में पहला प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने ही खोला था। प्रताप शाह ने टिहरी में क्या खोला था, पहला प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने ही खोला था। और टिहरी के सामने प्रतापनगर भी इन्होंने ही बसाया था। ठीक है ना। चलो भैया, और चीज़ क्या देखोगे आप, अब इन्हीं में देख लो, इन्हीं में राजाओं को देख लेते हैं, इन्हीं में देख लेते हैं, सुदर्शन शाह को भी देख लेते हैं। चलो आंसर है हमारा
प्रताप शाह, और हम अभी देख रहे हैं सुदर्शन शाह को भी देख लेते हैं। सुदर्शन शाह जो थे ना वो उत्तर पूर्वी पवार शासक थे। क्यों थे उत्तर पूर्वी? क्योंकि इनका जो कार्यकाल था 1815 से 59 तक था। अब 1815 से आपको कुछ याद आ रहा है? ठीक है ना, संगौली की संधि, ये सभी, ठीक है ना, याद आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो याद आना चाहिए। और ये 55वें राजा थे, पूछ भी दिया जाता है कौन से नंबर के राजा थे ये, 55वें, ठीक है ना, 55वें नाम मतलब नंबर के राजा थे, ठीक है ना। अब देखो इनका कार्यकाल क्या हुआ था, इन्होंने ब्रिटिश की सहायता से जो था ना अपना खोया हुआ राजपाट हासिल किया था, ठीक है ना, अपना खोया हुआ राजपाट हासिल किया था। और 28 दिसंबर, किसने? सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर को 1815 को जो था अपनी राजधानी कहाँ बनाई भैया? अपनी राजधानी बनाई इन्होंने टिहरी गढ़वाल। ठीक है, कहाँ बनाई? टिहरी में, ठीक है ना, टिहरी गढ़वाल में अपनी राजधानी इन्होंने बनवाई, ठीक है ना। चलो, और क्या याद रखोगे? अब देखो चैत और मानक इन्हीं के दरबार में थे, ठीक है ना। और सुदर्शन शाह ने सभासार नामक काव्य की, इन्होंने क्या किया? सभासार नामक काव्य की भी रचना की थी, ठीक है ना। और ये कविताएं भी लिखते थे, ठीक है ना, मल्टी टैलेंटेड थे, कविताएं भी लिखते थे। अब इन्होंने कविताएं लिखी तो ये अपने अलग नाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? सूरत नाम से ये अपनी कविताएं लिखते थे, ठीक है ना, सूरत नाम से। चलो भैया अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो भवानी शाह को भी देख लेते हैं, फिर लगे हाथों अब इतना देख ही लिए हो। वो डायलॉग नहीं है, आपने देखी होगी पिक्चर, वो कहता है अब मालिक इतना कर ही दिए हो तो भवानी शाह को भी देख दो। ठीक है, भवानी शाह को भी देख देते हैं। तो ये है 56, ठीक है ना, 56 होते हैं। अब देखो इन्हीं के समय काल में एक शिकारी आया था जिसका नाम था विल्सन। पूरा नाम था उनका फेडरिक विल्सन, ठीक है ना, पूरा नाम था फेडरिक विल्सन, ठीक है ना। फेडरिक विल्सन आया था जिसने उत्तरकाशी में क्या किए थे भैया? सेब और आलू की जो थे खेती प्रारंभ की थी, ठीक है ना। चलो भैया, और इन्होंने भवानी शाह ने 1862 में देवप्रयाग, ठीक है ना। अब मुझे बताओगे देवप्रयाग किस किस नदियों का संगम में है? ठीक है ना, तो देवप्रयाग में हिंदी और संस्कृत पाठशाला की भी खोली थी इन्होंने, ठीक है। चलो इतना आप याद रखोगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? हिमालय आर्ट पुस्तक तो ये है आपकी जीसी फ्रेंच की रचना, जीसी फ्रेंच की रचना। इन्होंने एक बंगाल पे भी एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, उत्तराखंड में आपको यही पूछा जाएगा क्योंकि हिमालय आर्ट इनकी पुस्तक है, ठीक है ना। तो देखो ये 1931 में लिखी थी, 1931 में इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। अब देखो आपको पुस्तक का आया है तो आपको क्या क्या कुछ बुक आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। जैसे एटकिंसन ने लिखी थी, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए लिख दे रहा हूँ, हाँ, एटकिंसन। एटकिंसन ने कौन सी लिखी थी? हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियन, हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियन, ठीक है ना, गजेटियन। तो ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, आप समझ जाना, ठीक है ना। और H.G. वॉल्टन, वॉल्टन जी ने कौन सी लिखी थी? वॉल्टन, W लिख दे रहा हूँ, हाँ, H.G. वॉल्टन, गढ़वाल गजेटियन, गढ़वाल गजेटियन, ठीक है ना। गढ़वाल गजेटियन किसकी पुस्तक है भैया? वो है H.G. वॉल्टन की। और कौन कौन सी लिखी थी इन्होंने? और भी लिखी थी इन्होंने गजेटियन में, ठीक है ना। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियन भी इन्होंने ही लिखी थी, वॉल्टन साहब ने। और अल्मोड़ा गजेटियन भी इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है ना, अल्मोड़ा गजेटियन भी इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं भैया, और बुक देख लेते हैं आपकी गणेश शैली जी की, प्रोफेसर गणेश शैली जी की, ठीक है ना, गणेश शैली जी, पूरा लिख दे रहा हूँ। चलो, गणेश शैली जी की कौन सी पुस्तक है? मसूरी मेडले, मसूरी मेडले, ठीक है ना, याद रखनी है, ये आपको इम्पोर्टेंट बुक है ये, ठीक है ना। और और है आपका राहुल साकृत्यन जी, राहुल सांकृत्यन जी, राहुल सांकृत्यन जी, सांकृत्यन जी, ठीक है ना। राहुल सांकृत्यन जी की कौन सी पिक्चर, कौन सी वो है आपकी बुक? हिमालय परिचय, हिमालय परिचय। अब भाग एक में क्या है? भाग एक में लिखा गया है आपको गढ़वाल के बारे में। और फिर है आपकी हिमालय परिचय भाग 2, उसमें आपको कुमाऊं के बारे में लिखा है, ठीक है, कुमाऊं के बारे में लिखा है, ठीक है। चलो इतना आप ध्यान रखेंगे। और फिर है आप भक्त दर्शन। चलो, भक्त दर्शन की एक बुक है आपकी, दर्शन की एक बुक है आपकी भक्त दर्शन जी की, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ठीक है ना, बुक का नाम है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ठीक है ना। चलो अब इन सभी को देख लिया तो हम यशवंत कटोच जी को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है ना। कटोच जी, पूरा नाम क्या है? इतना ही लिख रहा हूँ, यशवंत कटोच जी, सी है कटोच जी, ठीक है ना। इन्होंने लिखा था मध्य हिमालय का
पुरातत्व, मध्य हिमालय का पुरातत्व इन्होंने लिखा था, और मध्य हिमालय की कला भी इन्हीं की बुक है। उत्तराखंड का नवीन इतिहास भी इन्हीं की बुक है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है ना, इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलो एक बार धीरे सबसे एक बार तेजी तेजी से देख लें फिर। बैरिस्टर मुकुंदी लाल की पुस्तक का नाम क्या है भैया? गढ़वाल पेंटिंग। शेखर पाठक की पुस्तक का नाम क्या है? उत्तराखंड के, उत्तराखंड में जो कुली बेगार प्रथा है उनके बारे में लिखा था शेखर पाठक जी ने। ठीक है ना। यशोधर मठपाल जी की पुस्तक का नाम क्या है? वह है कुमाऊं की चित्रकला। ठीक है ना। बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक का नाम क्या है? कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास किसकी है? बद्रीदत्त पांडे जी की। ठीक है ना। चलो डबराल जी की भी देख लेते हैं, जिसको आप चारण, उनको चारण भी बोला जाता था, शिव प्रसाद डबराल जी को चारण भी बोला जाता है। उनकी पुस्तक का नाम है उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है ना, उत्तराखंड का। देखो बच्चे कंफ्यूज किस में करते हैं, पुस्तक का नाम मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड का नवीन इतिहास है आपकी यशवंत जी की। ठीक है ना, यशवंत से कटोच जी की है आपका उत्तराखंड का नवीन इतिहास। उत्तराखंड का नवीन इतिहास, नवीन इतिहास। ठीक है ना। और आपका जो है आपका शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें आप चारण भी बोलते हो, तो उनकी है, डबराल जी की है आपका उत्तराखंड का नवीन इतिहास। उत्तराखंड का, सॉरी उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास है, का इतिहास, इतिहास। ठीक है ना। देखो यशवंत कटोच जी ने सिर्फ नवीन लगा रखा है, इन्होंने नवीन को हटा रखा है। ठीक है ना, बस इतना सा आप याद रखेंगे। और अजय रावत जी की पुस्तक भी देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल है। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है ना, इसमें जो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी है। चलो, हिमालय, हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी? देखो ये तो मेरे को कब से याद है, पहाड़ जो पुस्तिका है, पहाड़ और एक उत्तरा पत्रिका आती थी, ये नैनीताल से होती थी। क्या पहाड़ और उत्तरिका, पहाड़ और उत्तरा बोलते थे इसे, उत्तरा, उत्तरा पत्रिका। ठीक है, कहाँ से? नैनीताल से। इतना आप याद रखेंगे, ये दोनों नैनीताल से हैं। ठीक है ना। चलो और, चलो और भी देख लेते हैं। पत्रिका का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? मैगजीन। ठीक है ना। तो देखो देहरादून भी देख लो, देहरादून है कहीं पे, यहाँ पे देख लो, देहरादून भी देख लेते हैं। चलो देहरादून में आपका आता था सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप इसे, देहरादून में युगवाणी, युगवाणी, युगवाणी। ठीक है ना, देहरादून से युगवाणी आता था। और क्या आता था? देहरादून से उत्तराखंड के दर्शन, उत्तराखंड दर्शन, ठीक है ना, उत्तराखंड दर्शन। ठीक है ना, उत्तराखंड दर्शन। और पर्वत जन, पर्वत जन भी यहीं से आता था, पर्वत जन। ठीक है ना, इतना भी आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं आप पिथौरागढ़ की। चलो पिथौरागढ़ भी आपका फेमस है, पिथौरागढ़। ठीक है ना, पिथौरागढ़ में क्या आते थे? आज का पहाड़ पत्रिका आती थी, आज का पहाड़, आज का पहाड़, आज का पहाड़। और मध्य हिमालय। ठीक है ना, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है ना। और पौड़ी, पौड़ी में भी आती थी एक फेमस। ठीक है ना, उसका नाम था आपका उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड संस्कृति, संस्कृति। ठीक है ना। चलो भैया इतना आप याद रखेंगे। ठीक है ना, नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो मैं अगला प्रश्न इतना डिटेल में कराऊंगा तो देखो क्या होता है ना, टाइम लग जाता है, इतना डिटेल में करा के टाइम लग जाता है। ठीक है ना। चलो देखो अगला प्रश्न है, डीडी शर्मा को जाना जाता है, तो डीडी शर्मा को जाना जाता है आपका, ये हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ थे। ठीक है ना, क्या थे? विशेषज्ञ, हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ कहोगे तो आप ऑप्शन ए बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया आप देखो, इनका पूरा नाम था देवीदत्त शर्मा। ठीक है ना, इन्होंने ग्रंथ भी इनके कई प्रकाशित हुए। ठीक है ना। मुझे जो नाम याद आता है ना देव, जैसे आप इनका नाम सुनोगे तो मेरे को एक और नाम याद आता है आपका, डी डी पंत। ठीक है ना, चलो इसी से रिलेट कर लेते हैं, डी डी पंत, डी डी पंत नाम याद आता है मेरे को, डी डी पंत, थे ना, पंत, डी डी पंत नाम याद आता है। अब डी डी पंत नाम सुन के आपको क्या याद आता है? 26 जुलाई, 26 जुलाई 1979। अब आप सोचोगे सर मैं, भैया मैं ये डेट लिख क्यों रहा हूँ? 26 जुलाई 1979। ठीक है ना, जगह भी बता देता हूँ, मसूरी। अब आप सोचो इसमें क्या हुआ था। डी डी पंत जी 26 जुलाई 1979। ठीक है ना, और मसूरी में क्या हुआ था तो चलो ज़्यादा नहीं वो करते हैं, अगर आपको पता है तो आप इसका कमेंट करेंगे। ठीक है ना, चलो बता ही देता हूँ, कमेंट तो वैसे भी कौन ही कर रहा है आजकल। ठीक है, तो देखो
यूकेडी की स्थापना करी थी डीडी पंत ने, उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है ना, यूकेडी डीडी पंत जी ने। वो डीडी शर्मा करके मेरे को अचानक से याद आया, अरे डीडी पंत है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, याद आ गया तो अब बता ही देता हूँ फिर। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो जो बालगंगा है ना, वह सहायक नदी है आपकी भिलंगना की, ठीक है ना, भिलंगना की सहायक नदी है बालगंगा, ठीक है ना, बालगंगा, ठीक है ना। अब देखो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि देखो बच्चा कंफ्यूज कब होता है, भागीरथी को देख के हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि जो भागीरथी है, भागीरथी पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से, भागीरथी कहाँ से निकलती है भैया, उत्तरकाशी से गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, गौमुख से, ठीक है ना। अब इसकी सहायक नदी भागीरथी की सहायक नदी है भिलंगना भी है, ठीक है ना, भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, भिलंगना भी है, ठीक है ना, लेकिन भिलंगना की पूछा है तो आप बालगंगा लगाएंगे, ठीक है। देखो भागीरथी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, दूधगंगा, दूधगंगा, ठीक है ना, रामगंगा, रामगंगा, बालगंगा, बालगंगा क्यों क्यों लिख रहा हूँ मैं बालगंगा, भिलंगना, भिलंगना, ठीक है ना, भिलंगना। तो ये है इनकी सहायक नदियाँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं बालगंगा, आप मेरे को बताओ कि कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखो गोविंद बल्लभ पंत, इसका सीधा सा आंसर है, क्योंकि जैसे ही मैं प्रेम सभा सुनता हूँ तो मेरे माइंड में दो चीज़ें आती हैं। प्रेम सभा की स्थापना किसने की? अब देखो प्रेम सभा सुनते ही मेरे माइंड में एक तो आता है काशीपुर, ठीक है ना, काशीपुर, ठीक है ना, और एक आता है गोविंद बल्लभ पंत जी, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वह है गोविंद बल्लभ पंत जी। तो अभी मैंने एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा लगा मन मन में पढ़ लिया, मन मन में पढ़ लिया और गोविंद बल्लभ पंत जी डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। तो इससे कुछ बच्चे नाराज़ ना होंगे कि कहेंगे कि सर आपने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, ठीक है। चलो अब देखो इनके बारे में देख लेते हैं, फिर अब गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में बात आई है तो, ठीक है ना। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1887 में। कहाँ हुआ था भैया? अल्मोड़ा में, ठीक है ना, अल्मोड़ा में, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे 3 बार, ठीक है ना। चलो ये बात की हैं, तो पहले इनके बारे में और बेसिक जानकारी देख लो, ठीक है ना। तो ये उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला, ठीक है ना, भारत रत्न मिला, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो प्रेम सभा की स्थापना थी वो लगभग 1914 में की थी, 1914 में काशीपुर में, ठीक है ना, काशीपुर उनका गढ़ माना जाता था, काशीपुर में, ठीक है ना। कहाँ की थी? काशीपुर में की थी, ठीक है ना। और 1930 में इन्होंने जो था ना कुमाऊं में, जो आपका आंदोलन चला था ना कुमाऊं में, कौन सा? नमक सत्याग्रह, 1930 में कुमाऊं में नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह किसकी तर्ज पे भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पे, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों कह रहा हूँ। देखो गांधी जी ने जब सविज्ञा आंदोलन चलाया था ना, उन्होंने यह घोषणा करी थी, जिसको भी जो चीज़ गलत लगती है तो अपने हिसाब से एक आंदोलन स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अपने हिसाब से एक आंदोलन स्टार्ट कर दो। किसी को लगा कि यार जंगलों की कटाई हो रही है तो उसने जंगलों पे आंदोलन कर दिया, तो वही था सविनय, मतलब स्वयं से एक आंदोलन उत्पन्न कर दो, ठीक है ना। तो वही था आपका सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन। तो उसी की तर्ज पे कुमाऊं में नमक सत्याग्रह चलाया गया, और वो चलाया गया था 1930 में, किसके नेतृत्व में? गोविंद बल्लभ पंत जी के, ठीक है। चलो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न जी। तो अगला प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो वह प्राप्त हुआ था 1982 में, ठीक है ना। 1981 के लास्ट में घोषणा हुई थी, 1982 में इन्हें प्राप्त हो चुका था, ठीक है ना। तो 1982 लिखेंगे आप, ठीक है ना, 1982 में इन्हें प्राप्त हुआ था। और एक चीज़ क्या रिलेट करती है इनसे, गोपेश्वर में ना इन्होंने दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करी थी, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। और चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था इनका, चिपको आंदोलन में, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। और चीज़ क्या पता होनी चाहिए? चलो तो देख लो, 1986 में इन्हें मिला था आपका पद्मश्री मिला था 1986 में, ठीक है ना। और 2005 में इन्हें मिला था आपका पद्म विभूषण, ठीक है ना, पद्म भूषण,
पद्म भूषण मिला था इन्हें, पद्म भूषण मिला था। ठीक है, और देख लेते हैं इन्हें। ठीक है ना, और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला था इन्हें 1991 में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये भी याद रखेंगे। और 2013 में इन्हें मिला था गांधी शांति पुरस्कार, 2013 में गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो हिंदू विवाह जो अधिनियम था ना, वह पारित हुआ था आपका 1955 माना जाता है, 1955 में पारित हुआ था। ठीक है ना, और इसमें कई चीज़ें थी, जैसे आप जो था ना वो तलाक जो है ना, अगर आपको तलाक लेना है तो आप वो विशेष परिस्थितियों में ही ले सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। भैया ये तो एक बार न्यूज़ में भी रहा था ना। देखो, जो पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है वो है आपका हिंडोला खाल, वो है आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है ना, अब ये क्यों न्यूज़ में रहा था पता है? क्योंकि वहाँ के गांव वालों ने बोला था कि यह जो है मंदिर, अब इस पे सरकार ध्यान नहीं देती है और यह पुरातत्व मंदिर है, लेकिन अब ये नष्ट होने की कगार पे है। क्या होने की कगार पे है? नष्ट होने की कगार पे है, तो इस पे ध्यान दिया जाए। तो एक बार ये ऐसे न्यूज़ पे भी रहा था। ठीक है ना, पता नहीं उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया या नहीं दिया। ठीक है ना, तो देखो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। ठीक है ना, तो उसके पीछे के चलो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था ना। देखो 1968 और 69 में के लगभग में देहरादून को छोड़ के जो उत्तराखंड के जो सभी ज़िले थे ना, वो कुमाऊं मंडल के अधीन हो गए। ठीक है ना, कुमाऊं मंडल के अधीन हुए थे। ठीक है ना, और फिर उसी वर्ष क्या हुआ था कि गढ़वाल मंडल की भी स्थापना कर दी गई थी। और मुख्यालय कहाँ बनाया गया था गढ़वाल मंडल का? पौड़ी बनाया गया था। ठीक है ना, पौड़ी बना दिया गया था। फिर क्या हुआ 1975 में, जो 1975 में, तो सही आंसर है हमारा 1975 में देहरादून को मेरठ से निकाल कर गढ़वाल में दिया गया। ठीक है ना, तो आपने इतना तो पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है ना, चलो अब बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न हमसे भैया देखो क्या कह रहा है। कहाँ गया अगला प्रश्न? उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। ठीक है ना, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। ठीक है ना, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड तो वो स्थापित है आपका अल्मोड़ा में। अगर आपको पता होगा कि अल्मोड़ा में क्यों है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सर्वप्रथम चाय की खेती हुई थी ना, वो अल्मोड़ा और नैनीताल में हुई थी। किधर हुई थी? अल्मोड़ा और नैनीताल में। अगर आपको ये ऐसा हल्का सा भी पता होता ना, तो आप बिल्कुल, अगर इसमें तुक्का भी लगाते ना, फिर भी आपका सही बैठता है। ठीक है ना, लेकिन आपको क्या तुक्का नहीं लगाना है, पूरा अच्छे से याद करना है। ठीक है ना, चलो इसको अब हम देखते हैं अल्मोड़ा में है। तो आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, अभी न्यूज़ में मैं न्यूज़ देख रहा था तो न्यूज़ में आया था। ठीक है, न्यूज़ की बात बता रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो शायद इसका जो उत्तराखंड में चाय विकास जो ये बोर्ड स्थापित है, ये आपका चला गया हो किधर? ये चला गया हो गैरसैंण में। किधर चला गया हो? गैरसैंण में, क्योंकि मैं न्यूज़ देख रहा था तो न्यूज़ में बोला था कि जो बैठक हुई थी, अब ये चाय विकास बोर्ड की बैठक हुई थी। ठीक है ना, सचिवालय में बैठक हुई थी, तो बोला गया था इसका जो मुख्य बोर्ड है वो अल्मोड़ा, इसका जो मुख्यालय है अल्मोड़ा में, वो कहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा? गैरसैंण में। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, ऐसी बात चली थी। ठीक है ना, अगर आप बाद में देख रहे हो तो क्या पता हो जाए। ठीक है ना, चलो अभी हम अल्मोड़ा ही मान के चलेंगे। ठीक है ना, तो देखो वैसे भी आएगा तो ये करंट अफेयर का सवाल होगा फिर। ठीक है ना, तो अभी देखो क्या हुआ था। उत्तराखंड में जो चाय के लिए सबसे अनुकूल किसने बताया था पता है आपको? उत्तराखंड में चाय के लिए अनुकूल बताया था एक बंदा था, विशव हैबर नाम था उसका। ठीक है ना, विशव हैबर था। तो उसने बताया था सर्वप्रथम कि यार उत्तराखंड जो है ना वो चाय के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, उत्तराखंड चाय के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर क्या किया गया, 1834 से 1835 के जो प्रारंभ का टाइम है उसमें क्या चाय का जो है बीज मंगवाया गया। अब चाय से क्या याद आता है? चीन से मंगाया गया था यह बीज। कोलकाता मंगाया था, कोलकाता से फिर आया था। ठीक है ना, अब ये मंगाया था। तो अब आपको क्या याद रखना है? सर्वप्रथम चाय की खेती कहाँ हुई, ये याद रखना है। ठीक है ना, आपका ये बेसिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम चाय की खेती हुई थी, सर्वप्रथम
चाय की जो खेती हुई थी वो हुई थी आपकी लक्षेश्वर और भरतपुर में, ठीक है ना। लक्षेश्वर और भरतपुर, लक्षेश्वर और भरतपुर, ठीक है ना, भरतपुर में, भरतपुर में हुई थी। कहाँ? अल्मोड़ा और नैनीताल में, मतलब, ठीक है ना, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है। चलो अब बढ़े फिर अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का जो निर्माण था ना वो कराया था आपका बाज बहादुर चंद ने। किसने? बाज बहादुर चंद ने। और ये 50वां राजा था चंद्रवंश का, ठीक है ना, 50वां राजा था चंद्रवंश का, ठीक है। तो आप बताओगे चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताना आप मुझे चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, अगर यहाँ तक कोई पहुँचा है तो। वैसे मैं ये मान के चलता हूँ ना, जब कभी भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये लास्ट तक का जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो स्टार्टिंग में बोर हो जाएंगे करके, ये मैं मान के चलता हूँ। ये मेरी एक अंदर की आवाज़ होती है कि अच्छा बच्चा यहाँ तक पहुँचने में बोर हो जाएगा, बच्चा देखेगा 20 मिनट या तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट देखेगा। अगर बच्चे मेरे वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं तो लास्ट तक पता है कितने लोग पहुँचते हैं? लास्ट तक मुश्किल से 2 लोग ही पहुँचते हैं, ठीक है ना। ये मैं ऐसा पता नहीं क्या है, लोग बोर हो जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो पढ़ाई में अक्सर ही लोग बोर हो जाते हैं ना, तो ये होता है। और एक कोट है बहुत अच्छा सा, ठीक है, कि शिक्षा क्या है अगर आप मेहनत क्या है, वो बात ही मेहनत क्या है, मेहनत क्या है। देखो मेहनत की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप मेहनत करना सीख जाते हो, ठीक है ना। ऐसे करके बोला था किसी ने, तो बहुत अच्छा बोला था, ठीक है ना। चलो अब बहुत हो गई बातें, अब अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताना चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। अब मैं बताता हूँ आपको बाज बहादुर के बारे में, ठीक है ना। देखो बाज बहादुर ने ना कुमाऊँ में जो जजिया कर लगाया था, ठीक है ना। कुमाऊँ में जजिया कर किसने लगाया था भैया? कुमाऊँ में। मतलब क्या होता है जजिया कर? देखो धार्मिक यात्रा पे जो आपका टैक्स लिया जाता है, कर लिया जाता है, उसी को जजिया कर कह दो आप, ठीक है ना। तो वह होता है, ठीक है ना। तो देखो और इसने क्या किया था कुमाऊँ में, तो इसने जजिया कर लगाया था। और इसने मल्ल महल, मल्ल महल कहाँ है भैया? अल्मोड़ा में है मल्ल महल, ठीक है ना। जैसे मेरे को अचानक से याद आ रहा है ना तो वैसे ही निकलते जा रहा है। अल्मोड़ा में मल्ल महल था तो इसने वहाँ क्या नंदा देवी की मूर्ति स्थापित की थी, ठीक है ना। नंदा देवी की मूर्ति स्थापित की थी। देखो आपको चीज़ें याद करनी है ना तो एक सीधा सा तरीका है, अपना तरीका बताता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। रात को सोने से पहले एक बार करीब 10 पेज पढ़ लो आप ना। रात को सोने से पहले पढ़ लो आप, आपको वो जो है वो याद रहता ही रहता है, कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा ही रहता है, ठीक है ना। अगर आप रात को पढ़ते हैं सोने से पहले, मेरे साथ तो बहुत होता है, पता नहीं आपके साथ हो ना हो, ठीक है ना, अपनी अपनी बात है, ठीक है ना। चलो तो क्या था, अल्मोड़ा में नंदा देवी की इन्होंने मूर्ति स्थापित कर दी थी, ठीक है ना। और इन्होंने एक नौला भी बनाया था जिसे आप त्याड़ी का नौला कैसे कहोगे। त्याड़ी का नौला किसने बनाया था भैया? वो बनाया था आपका बाज बहादुर चंद ने। पिननाथ का मंदिर, भीमेश्वर का मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, ठीक है ना। चलो इतना हो गया, अब चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर। तो देखो चलो इनमें एक रुद्रचंद नाम भी आ रहा है तो इनको भी देख लेते हैं। ये 45वें राजा थे, ठीक है ना, 1568 से 1597 तक, ठीक है ना। तो ये 35वें राजा थे। और अकबर ने इन्हें नागौर जो था युद्ध में भेजा था, अकबर ने भेजा था, नहीं ना, अकबर ने इन्हें क्या भेजा था? नागौर युद्ध में भेजा था, नागौर युद्ध में भेजा था, ठीक है ना। अब लक्ष्मी चंद्र जी को भी देख लेते हैं, फिर बात आई गई है तो पूरी कर लेते हैं फिर बात, ठीक है ना। इन्होंने अल्मोड़ा में ना, अल्मोड़ा में भगवान शिव का मंदिर बनाया और उसका नाम क्या लगा? लक्ष्मेश्वर, ठीक है ना, लक्ष्मेश्वर नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? लक्ष्मेश्वर नाम रख दिया, ठीक है ना। चलो और एक और बात, लक्ष्मी चंद से एक और बात याद आई, इन्होंने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया। कितने बार? 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किसने किया था? लक्ष्मी चंद ने, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझे अब ऐसा लग रहा है यार बहुत टाइम हो गया ना, वैसे भी बच्चे कम ही देख रहे हैं तो चलो। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ है? कालागढ़ में है, ठीक है ना। अब कालागढ़ किधर है ये आप मुझे बताओगे, पौड़ी गढ़वाल में है या नैनीताल में है, ये मुझे पता नहीं है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। चलो उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा जो है राज्य के 7 जनपदों से लगती है, तो इसलिए मैंने ये मैप भी डाल दिया, मैंने कहा इसमें ही बता दूंगा। 7 जनपद है, किस राज्य की सीमा 7 जनपदों से लगती है? तो वह लगती है आपकी, देखो
पौड़ी गढ़वाल की, ठीक है ना, पौड़ी गढ़वाल की। अब कैसे लगती है, ये है देखो, यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो गिनो, एक, ठीक है ना, एक अल्मोड़ा हो गया, दो, ठीक है ना, ये देखो चमोली, तीन, रुद्रप्रयाग, चार, ठीक है ना, रुद्रप्रयाग चार हो गया, टिहरी गढ़वाल पाँच हो गया, ठीक है ना, टिहरी गढ़वाल आपका पाँच हो गया, ठीक है ना, और ये देहरादून छः हो गया, और ये सात हो गया, ठीक है ना। क्या है ये, हरिद्वार सात हो गया। तो हमसे पूछा क्या क्या है, देखो गिन लिया ना आपने, ये है आपका, देखो ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये है आप, तो सात। तो हमसे पूछा क्या क्या है भैया, किस जनपद, सात जनपदों से लगती है, तो आप क्या सीधा सा आंसर दोगे, पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अब देखो, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया, CSI। तो पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, CSI की फुल फॉर्म क्या होती है, कमांडर, कमांडर स्टेट, स्टेट ऑफ इंडिया, कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ था उस टाइम पे, 1903 में दिल्ली दरबार में दिया गया था इन्हें, 1903 में दिया गया था CSI की उपाधि। क्यों क्यों दी गई थी भैया, हम जो थे ना उनके अधीन ही समझ लो भैया, अंग्रेजों के, ठीक है ना, हर बात मानते थे, तभी तो उत्तराखंड में ज़्यादा आंदोलन नहीं हुए, ठीक है ना। अंग्रेज, पता था उत्तराखंड की जो जनता है भैया वो भोली भाली है, आसानी से क्या आंदोलन करेगी भी तो छुट मुट हम दबाई देंगे, ठीक है ना। तभी तो बड़े बड़े आंदोलन उत्तराखंड से पारी हुए, आपको पता होगा, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो जो थे ना वो ज़्यादा ब्रिटिशों की तरफ झुके हुए थे, ठीक है ना, समझ गए। चलो अब है बात आई है शेषाई की उपाधि, तो वो दी थी कीर्ति शाह को, किसको, कीर्ति शाह को। कीर्ति शाह का समय काल आप कह सकते हो 1889 से, ठीक है ना, 1913, 1913 तक था, ठीक है ना, 1913 तक था, 1889 से 1913 तक था, ठीक है ना। और इनके बारे में और कुछ भी जानते हैं, चलो। इन्होंने जो था ना दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, किसने, कीर्ति शाह ने जो था दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है ना। और हीबेट संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की थी 1907 में, इतना याद रखेंगे। कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की भी स्थापना किसने की थी, कीर्ति शाह ने, कीर्ति शाह ने, ठीक है ना। और इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से ना पहला पत्र निकाला, पहला पत्र कौन सा निकाला, वो निकाला था गढ़वाल गजट, है ना, रियासती, रियासत टिहरी गढ़वाल गजट था, ठीक है ना, गढ़वाल गजट कह लो आप, रियासत टिहरी गढ़वाल गजट, ठीक है ना। और किसानों के लिए भी बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की, इन्हीं ने करी, ठीक है ना, कीर्ति शाह ने। और महारानी विक्टोरिया अब देखो क्यों झुके थे, देखो अब इतना सम्मान, महारानी विक्टोरिया को सम्मान देने के लिए टिहरी में क्या बनाया था भैया, टिहरी में आपने देखा होगा, टिहरी में क्या, एक घंटा घर बनाया था, क्या बनाया था, घंटा घर बनाया था, ठीक है। और चीज़ क्या याद रखनी है, और चीज़ आप याद रखोगे, अच्छा इन्हीं के समय काल में आए थे स्वामी रामतीर्थ, आए थे 1902 में, 1902 इन्हीं के समय काल में कौन आए थे, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ आए थे, कहाँ भैया, टिहरी आए थे स्वामी रामतीर्थ। आप मुझे आप बताओगे उन्होंने समाधि कहाँ ली, ठीक है, स्वामी रामतीर्थ आए थे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो हमारे से जो अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे। तो हरिद्वार में जो गुरुकुल के संस्थापक थे ना, तो वह थे आपके स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी, स्वामी श्रद्धानंद जी, जिसको आप क्या कहते हो, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहते हो, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो देखो उनको हम एक अलग नाम से भी जानते थे, लल्ला मुंशी राम जी के नाम से भी उन्हें हम जानते थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1902 में, 1902 में, 1902 में अभी पीछे बताया था कौन आए थे 1902 में, टिहरी, स्वामी, टिहरी में आए थे स्वामी रामतीर्थ जी, ऐसे का आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक और चीज़, अब हरिद्वार की बात आई, तो हरिद्वार जो जिले का गठन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1988 को, 1988 को हरिद्वार जिले का गठन हुआ था, ठीक है ना।
और एक और चीज़ याद कर लो। चलो एडिशनल चीज़ बता दे रहा हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका कब लहराई थी? क्या पाखंड खंडनी पताका, ठीक है ना, पाखंड खंडनी पताका पताका कब लहराई थी? 1967 में लहराई थी, ठीक है। चलो इतना अब याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 40 प्रश्न करते हैं इसमें, ठीक है ना। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? ठीक है ना। तो आप मुझे बताओगे चक्राता कहाँ है, ठीक है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ 1866 में हुई थी। और अब एक और सवाल कमेंट बॉक्स में बताना, गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? और उस समय गढ़वाल राइफल्स की तो आपने स्थापना बता दी, तो उस समय जो थे कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर, चलो ये भी मेरे को बताना। कमिश्नर, ठीक है ना, कमिश्नर कौन थे, ठीक है ना, कुमाऊं के, वो आप मुझे बताओगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय की पाद पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है? तो पाद मतलब क्या होता है? पाद पर्वत श्रेणी यानी जो निचला होता है, सबसे निचला हिस्सा। चलो मैं एक नक्शा बना दे रहा हूँ आपको, उससे आप ज़्यादा, ये है आपका ऊपर जम्मू कश्मीर का एरिया और ऐसे ऐसे गया, यार ये सही नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर का एरिया, ये ऐसे ऐसे गया, ऐसे। चलो आप समझ जाना बस, ठीक है ना। मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है वैसे। जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये, इसको आप कहोगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। ये कुछ हिस्सा तिब्बत से भी लगा होता है, ठीक है ना, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, तिब्बत वाले भी कह सकती हो। अब ये दूसरा आता है आपका, ठीक है ना, यहाँ से अब आता है, रुको और कलर चेंज करके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है आपका, ये महान हिमालय, ठीक है ना, महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है ना। महान हिमालय को और किस नाम से जानते हो आप, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। महान हिमालय आ गया, और ये यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे एक और कर लो, ठीक है ना, मध्य हिमालय। महान हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय, ठीक है ना। मध्य हिमालय के बाद सबसे नीचे आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं ऐसे आपको समझाने को करा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि नक्शा मेरे से अच्छे बना नहीं ना। शिवालिक, ठीक है ना, शिवालिक श्रेणी, ठीक है ना, शिवालिक श्रेणी, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, शिवालिक। पाद पर्वत मतलब, पाद मतलब पाँव, सबसे नीचे, ठीक है ना। तो मतलब हिमालय के सबसे नीचे जो पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाएगा सबसे नीचे? शिवालिक श्रेणी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, सर्वोदय सेवा आश्रम की स्थापना कब हुई थी? सर्वोदय सेवा आश्रम की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। तो आप क्या बताओगे भैया? यह हुई थी रुद्रप्रयाग में 24 मई को 1963, ठीक है ना, 1963, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, केदारखंड नाम का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजा के अभिलेख से मिलता है? तो मिलता है अशोक चल्ले के अभिलेख से मिलता है, ठीक है ना। आपको पता होगा इनका एक अभिलेख मिला था गोपेश्वर में, ठीक है ना, गोपेश्वर में, ठीक है ना, गोपेश्वर में मिला था त्रिशूल अभिलेख, गोपेश्वर में त्रिशूल अभिलेख, ठीक है ना। और बाड़ाहाट आप किसे कहते हो? उत्तरकाशी को, उत्तरकाशी को मिला था, यहाँ पे भी त्रिशूल अभिलेख। अब मुझे आप बताओगे अशोक चल्ले कहाँ का राजा था, ठीक है ना। चलो, स्वामी विवेकानंद कब अद्वैत आश्रम कब आए? स्वामी विवेकानंद अद्वैत आश्रम कब आए? तो वो आए थे आपका 1901 में, तो आए थे, जनवरी में भी आए थे। तो डेट क्या थी? 3 जनवरी 1901, ठीक है, क्या थी? 3 जनवरी 1901 को आए थे वो, ठीक है ना। चलो अब आपको पता होना चाहिए अद्वैत आश्रम आए तो थे, वो बनाया किसने था, स्थापना किसने करी थी अद्वैत आश्रम की? तो वो करी थी एच, उनका पूरा नाम था KJH सेवियर, ठीक है ना, KJH सेवियर, सेवियर, ठीक है, HJ सेवियर, ठीक है। चलो तो याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं, हमारे लास्ट प्रश्न है ये, लास्ट प्रश्न की ओर। रीठा साहिब में कब गुरुद्वारे का निर्माण हुआ? तो हुआ था 1931, ठीक है ना, तो हुआ था 1931 में, ठीक है ना। आप मेरे को आप बताओ, जो रीठा साहिब है कौन सी नदियों के संगम में है? चलो मैं ही बता देता हूँ, वो है आपका लधिया और रतिया, नदियों के संगम में, ठीक है ना, लधिया और रतिया नदियों के संगम में। चलो एक और प्रश्न आपके घर को दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मतलब होमवर्क दे रहा हूँ। मायावती आश्रम, मायावती आश्रम, मायावती आश्रम, ठीक है ना, मायावती आश्रम जो कि है आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, ठीक है ना, स्थापना, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे देता हूँ, चलो, 1588,
और 1899, ठीक है, और 1817 और 1504। 1804 कर लो, 1804। इन चारों में से एक है, तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना है। यहीं पे वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।